भाई बीजेपी ने एक पिक्चर लीक किया है, बीजेपी कुछ और लीक करती है, तब जवाब दूंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और कैमरे के सामने क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैं गलत हुआ तो शायद मेरे पिता मेरे को माफ़ नहीं कर रहे होंगे। आपको कोई पुरस्कार मिलने जा रहा है? मैंने उस वफादारी को निभाया, अपनी पार्टी के निर्देश पे काम किया, अपने सरकार के मुखिया के निर्देश पे काम किया। बहुत जल्दबाजी में आपका कोई एक ऐसा कदम जिससे आप चारों ओर से घिरते हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे साथी विधायक हों या फिर मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हों जो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हीं के लिए। और शायद मेरा जो संगठन का अनुभव है वो सभी विधायकों से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा। कार्रवाई सही जगह जारी, ये आप भी महसूस कर सकते हैं, मैं भी महसूस कर सकता हूँ। झारखंड की राजनीति में आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा के केंद्र में है तो वो व्यक्ति हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह को आप जानते होंगे, बेरमो से चुनाव जीत करके आए हैं। इनका एक और उपनाम है जयमंगल सिंह। हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे इनके साथ। ये जो भी घटनाक्रम चल रही है झारखंड की राजनीति में, उससे संबंधित जो भी सवाल और जो भी आपके जहन में चल रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों से जो है आपको रूबरू कराएंगे और अनूप सिंह एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहला तो ये कि जिस तरीके से आपके चारों ओर लोग घिर गए हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, नेता हों, आपके पार्टी के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हैं, हर कोई आप ही के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। अभी जो मौजूदा समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है और कितना मुश्किल है या फिर आसान है? देखिए, राजनीति जीवन में जब आदमी प्रवेश करता है तो ये मान के चलना चाहिए कि दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, शुभचिंतक भी होते हैं और विरोधी भी होते हैं। उसी का फलाफल है कि आज मेरे चारों ओर ऐसे ऐसे वाक़या दिन ब दिन घट रहे हैं। रह गई बात कि क्यों, तो मैं बस सिर्फ इतना बोलूँगा कि शायद जो मेरी परवरिश है वो परवरिश के पदचिन्हों पे मैं चल रहा हूँ, और शायद जो मेरे पिता ने मेरे को एक परिवार दे के गए, या फिर चाहे आप बोल लीजिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी का परिवार हो, चाहे वो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का परिवार हो, क्योंकि व्यक्तिगत लगाव था उनका उस परिवार से, तो उस परिवार के प्रति मेरी ईमानदारी, वफादारी बने रहे। और उसी का परिणाम है कि मैंने उस वफादारी को निभाया, अपनी पार्टी के निर्देश पे काम किया, अपने सरकार के मुखिया के निर्देश पे काम किया। और शायद बहुतों को ये बात पच रही नहीं होगी, बहुतों को बात से चुभन हो रही होगी। पॉलिटिकल लाइफ में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, कोई लोग मेरे से कंपटीशन रखते होंगे, तो इसी का नतीजा है जो ये सब घटना घट रही है। अभी जो वक्त चल रहा है आपका, जो राजनीतिक अनुभव लेने का दौर है एक तरीके से अगर देखें, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में आपका कोई एक ऐसा कदम जिससे आप चारों ओर से घिरते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो जनता की नज़र में आप घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, आज के डेट में पार्टी के नज़र में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी के विधायकों के नज़र में भी जो है आप घिरे हुए हैं? देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि आपने बोला कि अभी सीखने का दौर है। निश्चित तौर पर मैं आज चुनाव ज़रूर लड़कर आया हूं, लेकिन मैंने 15 साल अपने पिता का हाथ पकड़कर इस सदन में और इस सदन के बाहर कार्यों को सीखने का काम किया है। और शायद मेरा जो संगठन का अनुभव है वो सभी विधायकों से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं NSY का प्रदेश महासचिव रहा 3 साल, 3 साल में उपाध्यक्ष रहा। प्रदेश अध्यक्ष की पहली चुनाव में मैं 26 वोट से मात्र हारा। 3 साल उपाध्यक्ष रहने के बाद मैं 7 साल अध्यक्ष चुना गया। इंटक में मैं ऊपर से नहीं आया, नीचे से सीखते 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 इंटक में आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आपको स्टेट में उपाध्यक्ष हूँ, वरीय उपाध्यक्ष हूँ। इंडियन नेशनल माइन वर्कर फेडरेशन, जो कोल इंडिया की सबसे बड़ी फेडरेशन और यूनियन कही जाती है, उसका अध्यक्ष हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं चीज़ों को जब करता हूँ या चीज़ों के लिए जब मैं सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं जो मैं अपने पिता से सीख पाया हूँ और जो मेरे को एक्सपीरियंस संगठन के माध्यम से मिला, वो पहले मैं उसको वापस अपने आप को रिवाइंड में जाता हूँ, उससे सीख लेता हूँ और तब चीज़ों को करता हूँ।
रह गई बात जो आपने सवाल उठाया है कि मैं घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इस सब बात का एक ही सवाल है। जनता की नज़र में आप घिरे हुए तब महसूस करिएगा जब पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जब पार्टी और सरकार आपके विरोध में जाएगी। आज के डेट में पार्टी भी मेरे पक्ष में खड़ी हुई है और सरकार के मुखिया भी मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि अनूप सिंह ने जो किया वो बहुत अच्छा स्टेप था उनके द्वारा। वो बोल रहे हैं कि अनूप सिंह पार्टी को इन्फॉर्म करके कर रहे थे। और मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर जब अविनाश पांडे जी का बयान आ जाता है तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मुझे सर्टिफिकेट अविनाश पांडे जी देंगे, प्रदेश अध्यक्ष देंगे और हमारे सीएलपी देंगे। अभी तक सीएलपी ने मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ खुद थे एफआईआर में, और प्रभारी पांडे जी का आपने कल बयान सुन ही लिया है। अविनाश पांडे जी ने खुद स्वयं बोला है कि उसकी जानकारी, एक एक पल की जानकारी मैं अविनाश पांडे जी को दे रहा था। मतलब ये जो जवाब आप दे रहे हैं वो आप अपने साथी विधायकों को दे रहे हैं, क्योंकि सवाल अब वही उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे साथी विधायक हों या फिर मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हों जो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हीं के लिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपका कब मुलाकात हुआ? आप जिस तरीके से कल मेरे सवाल पे ही आपने एक जवाब दिया और आपने कहा कि देखिए ये जो ऑपरेशन लोटस था उसको भेदने के लिए ये ज़रूरी था। देखिए संजय भाई, मैं आपको बोलूँगा, कुछ चीज़ों का जवाब सही समय आने पे दिया जाता है, और उतना तो पॉलिटिकल लाइफ में आप भी समझते हैं कि अपने पत्तों को खोला नहीं जाता। भाई बीजेपी ने एक पिक्चर लीक किया है, बीजेपी कुछ और लीक करती है, तब जवाब दूंगा मैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास भी पिक्चरें हैं? निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल लाइफ में जब आदमी आगे का स्टेप उठाता है, आगे की रणनीति उठाता है, तो सबसे पहले डिफेंस अपने आप में करके जाता है। तो मैं भी डिफेंस के साथ ही गया था, और डिफेंस के साथ ही मैंने अपने पार्टी को टूटने से बचाया, क्योंकि कल को मेरे ऊपर भी सवाल उठना जायज़ हैं, जैसे आज उठ रहे हैं। तो मेरे डिफेंस में अविनाश पांडे जी आए, कल को और कुछ सवाल उठने दीजिए, फिर मैं अपना डिफेंस दूंगा। मैं जिस दिन अपने डिफेंस में बोल्ड आउट हो जाऊंगा, उस दिन मेरा राजनीतिक कैरियर पर सवाल उठ जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है अनूप जी कि कई सारे विधायकों से जो संपर्क किया गया और आपने इसकी जानकारी, जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं लगातार, कि आपने पार्टी के प्रदेश प्रभारी को दिया, प्रदेश अध्यक्ष को दिया और बाकायदा सीएम हेमंत सोरेन को भी दिया, तो आपको ही क्यों चुना गया कि इसका ये जो पूरा खेल है इसका सामने लाने के लिए अनूप सिंह क्यों? क्योंकि एक बार पहले भी, ठीक एक साल पहले, ये जवाब आपको पांडे जी का अगर पुराना वीडियो देखिएगा ना, तो ये जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। पांडे जी हर वीडियो में यही बात बोलते हैं, आप सीएम साहब के बेहद करीबी माने जाते हैं, आप सीएम साहब के छोटे भाई माने जाते हैं, आप सीएम साहब के दोस्त माने जाते हैं। तो ये तो हो गया पांडे जी की तरफ से मोहर लग गई, तो सीएम साहब के एंगल से मुझे चुना गया। पांडे जी तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं, लेकिन बोलते तो वही है ना। आज के डेट में मीडिया जब सवाल करती है तो सवाल करके मीडिया आधे मीडिया कर्मी जो हैं अपने सवाल के बाद आंसर भी दे देती है। तो आज के डेट में मैं तो बोल रहा हूँ कि पांडे जी ने जो मेरे से बार बार पूछा, यही बोल के कि अनूप जी आप तो सबसे करीबी हैं, तो ये तो सीएम साहब की तरफ से हो गया कि मुझे क्यों चुना गया। दूसरा चीज़, पार्टी ने मुझे क्यों चुना? पार्टी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ। पार्टी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं संगठन से आया हुआ विधायक हूँ। कोई आज चुनाव लड़के बस विधायक बन गया, मैं डायरेक्ट नहीं आया हूँ, मैं नीचे से। आप ये बोल रहे हैं अनूप जी कि पार्टी ने आपको इसलिए चुना कि आपके साथ विरासत है राजेंद्र बाबू का, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे? फिर आप यही आप बोल रहे हैं। विरासत की बात मैंने नहीं कही, विरासत की बात कही, एक मिनट, विरासत की बात अगर मैंने कही होती, मैं इसको तो सकारात्मक तौर पे बोल रहा हूँ। तो मेरे को चुनाव लड़ाने के लिए मेरी पार्टी 4 बार सर्वे नहीं करती, रामेश्वर राव खुद जाते नहीं, तो विरासत ये नहीं होता है। हाँ, ये प्रक्रिया है, हम लोग संगठन, ये संस्कार है कि जिसके साथ रहिए लॉयल्टी के साथ रहिए। मतलब अनूप सिंह ये बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए, आदमी जब किसी पार्टी में आता है ना, तो वो पार्टी के चलते नहीं आता, पार्टी के आइडियोलॉजी के चलते आता है, और आइडियोलॉजी ही आदमी को पार्टी से जोड़ता है। जिस दिन मेरी आइडियोलॉजी पे सवाल उठने लगेगा, उस दिन शायद मेरे कांग्रेस पे रहने पे भी सवाल उठने लगेगा। जिस दिन कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी खो देगी, उस दिन शायद मैं भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर जाने लगूंगा। तो पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी है,
आज महाराष्ट्र में क्या हुआ, आखिर सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस एकनाथ शिंदे जी को उठाया गया नीचे से और उनको इतना ऊपर तक ले गई शिवसेना, लेकिन उन्होंने क्या आरोप लगाया कि शिवसेना अपना आइडियोलॉजी खो रहा है। हम आइडियोलॉजी से पार्टी में जुड़ते हैं, पार्टी के नाम से पार्टी में नहीं जुड़ते। आइडियोलॉजी के, चूँकि आपने आइडियोलॉजी का जिक्र किया, आपका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा और मेरे यहाँ भी लगा फॉलोअप पे, और लाखों लोग उसको देखे और काफ़ी रिएक्शंस भी आया, फ़ोन कॉल्स भी आया कि ये कहाँ बयान दिया है अनूप सिंह जी ने, दिल्ली में दिया, यहाँ दिया, कहाँ आप लोगों ने बातचीत की। उसमें आप लोगों ने जो है पूरे मुस्लिम बिरादरी को आपके एक बयान से जो है उनको दुख हुआ कि आपने कहा कि गौ तस्करी से जुड़ा हुआ मामला था। मैंने बयान क्या दिया, पहले बयान से पहले सवाल पूछा गया, उस सवाल को किसी ने नहीं दिखाया। सवाल क्या पूछा गया कि बीजेपी आपको घेरेगी कि आप लोग गौ तस्करी करवाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है मुस्लिम वोटर्सों को खुश रखना। तो मैंने उस बयान पर मैंने बोला कि कांग्रेस में रहने का ये मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम वोटर्सों को जो उनके ऊपर आरोप लगे उस पर मैं पर्दा डालूं, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मुस्लिम वोटर्सों को गौ तस्करी का लाइसेंस कांग्रेस पार्टी देती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं एक हिंदू में हूँ, और शायद मेरे जब विधानसभा में आप जाइएगा, जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, शायद जितना ज़्यादा कार्य मेरे पिता या मैं, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, हम लोग जितना सभी को मदद करते हैं, हर जाति को मदद करते हैं, हर धर्म को मदद करते हैं। लेकिन सवाल करता प्रेस रिपोर्टर भाई ने ये उठाया कि आप लोग तो घिरने वाले। तो एक महिला एएसआई की मृत्यु हो गई, उसको रोन के चले गए। तो मैंने उस पर बोला कि बस ये बीजेपी का ठिका नहीं है कि बीजेपी गौ तस्करों को रोके, ये हमारा भी है। तब उन्होंने फिर से पूछा कि लेकिन आप तो कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेसी होने का ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग गौ तस्करी को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेसी होने का ये मतलब थोड़ी है कि मुस्लिम वोटर्स जो हमें समर्थन देते हैं उसमें से कुछ वोटर्स अगर ऐसा काम करें तो उनको हम नहीं कर सकते। बात यहाँ पे बस मुस्लिम वोटर्सों की नहीं है, बात यहाँ पे गौ तस्करी को रोकने की है। मतलब आप गौ तस्करी की बात करें तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं उस दिन उस पत्रकार से नहीं पूछ पाया, जो हमारा एसपीए जो संस्था था जो गौ तस्करी को रोकता था, आखिर क्यों बंद कर दिया गया? डीके पांडे जी के कार्यकाल में बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? जब आप जांच करेंगे, मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जांच करिए कि डीके पांडे जी के समय में गौ तस्करी के संस्था को क्यों बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं डीके पांडे जी के अपने रिश्तेदार जो हैं वो उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे। आप बात करिए गिरिडीह से लेकर निरसा से लेकर सिंदरी तक कौन गौ तस्करी करता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके एक रिश्तेदारों का नाम आएगा। ये तो आपका एक आरोप है, इसका जवाब पहले लेना पड़ेगा। लेकिन अनूप जी, अगर किसी को दुख हुआ आपके उस बयान से, तो आपको लगता है कि उनके लिए आपको कुछ बोलना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और कैमरे के सामने क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा साफ कहना है कि मैं मुस्लिम का भी सम्मान करता हूँ, ईसाई का भी सम्मान करता हूँ, आदिवासियों का भी सम्मान करता हूँ, हिंदुत्व का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी वो है। मैंने फिर बोला, मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं हूँ कि कांग्रेस है तो मैं हूँ, मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि आइडियोलॉजी वो है। लेकिन आइडियोलॉजी के साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि पहले स्वयं जो आपके माता पिता ने जिस धर्म में आपको पैदा किया, उस धर्म को आपको सम्मान देना चाहिए, और उस धर्म के नाते अगर कुछ गलत हो तो उसको करना चाहिए। इरफान अंसारी जी ने भी तो बोला कि जिस माँ जिस माँ का हम दूध पीते हैं उसे कोई काटेगा तो हम काट देंगे। नहीं, बिल्कुल, इरफान अंसारी ने भी कहा था। अब दोबारा लौटते हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसी पे सवाल करते हैं। ये जो आप 0 FIR जो किए आप, और उसमें जो आपने जिक्र किया इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी का और असम के CM का, उसके बाद आपने एक और बयान दिया कि आपने किसी के ऊपर जो है केस दर्ज नहीं कराया है, आपने सिर्फ सूचना दी है 0 FIR के माध्यम से। देखिए, आप मेरे FIR को ठीक से पढ़े तो मैंने जो घटना घटी उस घटना की जानकारी दी, और ये मैंने अपने विधायकों के अगेंस्ट में नहीं दिया। मेरे विधायक अरेस्ट हो गए थे,
जांच कहीं पे भी जा सकती थी। जांच उनके पास इतना पैसा क्यों पकड़ाया, उनके ऊपर आरोप लग सकते थे। और उस संदर्भ में पार्टी का एक विधायक होने के नाते पार्टी के निर्देश पर मेरे को जो जानकारी मैंने प्रभारी जी को दी थी वही जानकारी मेरे को यहाँ पे देने के लिए कहा गया। तब तो जाके सीआईडी जो है वो सही दिशा में गई असम की तरफ, तब तो जाके सीआईडी जो है वो सही दिशा में गई दिल्ली की तरफ, तब तो जाके सीआईडी जो है महेंद्र अग्रवाल के ऑफिस पहुँची, ताकि ये तो साबित हो गया कि वो पैसा मेरे विधायकों का नहीं था, वो पैसा मेरे विधायकों को घेरने के लिए दिया गया था। तो मैंने तो उनको बचाने के लिए एफआईआर किया, मैंने उनके ऊपर आरोप कहाँ लगाया? मैंने उनके ऊपर आरोप कहाँ लगाया? मैंने तो उनको बचाने के, अगर मेरे एफआईआर से वो अरेस्ट होते तो बता दीजिए, वो अरेस्ट पहले हो गए थे, एफआईआर मैंने बाद में किया। लेकिन अनूप जी, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि मैंने बचाने के लिए जाकर के एक सूचना दी 0 एफआईआर के माध्यम से, हालांकि 0 एफआईआर सूचना तो होता नहीं है, जो भी लोग सुन रहे होंगे। आपने तो बाकायदा उसमें जिक्र किया है कि इरफान अंसारी और राजेश कच्छप ने आपको फ़ोन किया और फ़ोन में आपको उन्होंने बताया। संजय जी देखिए, जब ये घटना घटी तो तमाम मीडिया में क्या चलने लगा, आपके भी बहुत कुछ करीबी मीडिया कर्मी हैं जो पोर्टल आज के डेट में चलाते हैं, उन लोग क्या चलाने लगे कि झारखंड सरकार का पैसा था बंगाल पहुंचाने जाया जा रहा था, झारखंड के किस नेता का पैसा बंगाल पहुंचाने जा रहा है, ये सब चलने लगा। मेरे पास ट्वीट अभी भी है, होगा कोई लोग चला रहे होंगे, फॉलोअप में नहीं होगा ये मैं आपको फॉलोअप में नहीं है, लेकिन उस संदर्भ में तो पार्टी को बताना था ना कि ये झारखंड का पैसा नहीं है, ये पैसा कहाँ का है वो सीआईडी जांच करे, और जांच हो रही है। और अगर मैं गलत था तो बताइए कि मेरे विधायकों ने पहले, मेरे विधायकों के संबंधियों ने ये बोला कि कम्बल और साड़ी और ये सब खरीदने जा रहे थे। आप ये बताइए कि ये पैसा महेंद्र अग्रवाल एक कारोबारी के घर से हवाला के थ्रू उठाया गया, तो क्यों उठाया गया जब उनका ही पैसा था? तो आप खुद बताइए ना, हवाला कारोबारी के घर से उनके होटल का फुटेज आया तो वो झारखंड से तो पैसा गया नहीं, तो मेरा आखिर सूचना गलत कहाँ है? दूसरा चीज़, अगर मेरा सूचना गलत होता तो बताइए सिद्धांत मंजूमदार के यहाँ पुलिस कार्रवाई करने गई है सीआईडी, दिल्ली पुलिस उसको क्यों रोक रही है? बात समझिए अनूप जी, अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं और दो चीज़ है। एक तो आप बोल रहे हैं कि हम अपने विधायकों को बचाना चाहते थे, दूसरी आज भी बचाना चाहते हैं। दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं, बिल्कुल दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि आप ही के सूचना के आधार पे एक कार्रवाई चल रही है और ये जो पूरा हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की जो कोशिश हो रही थी उसमें जो है कहीं ना कहीं पुलिस उस दिशा में काम कर रही है, तो आप उनको कैसे बचाना चाह रहे थे? देखिए, आपने एक बात स्टार्टिंग में बोला ना कि जनता प्रोपेगेंडा, मीडिया प्रोपेगेंडा या फिर जनता में जो चीज़ें चलती हैं आप घिरे हुए पा रहे हैं अपने आप को, विधायकों के बीच घिरे हुए पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए पा रहे हैं। तो मैंने तो ये सूचना देके अपने विधायकों को वो घेराबंदी से निकाला कि आखिरकार ये पैसा उनका नहीं था, तो ये पैसा किसका था वो जाने, नहीं अनूप, जनता जाने। अनूप सिंह जिस हिम्मत के साथ गए और अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचाने के लिए बाकायदा 0 एफआईआर दर्ज करा दिया, उसी हिम्मत के साथ अब एक क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने पैसा लिया? साबित तो वही हो रहा है कि पैसा वहाँ से लिया इन्होंने। सर ये तो फिर आप अपने ही सवालों को दोबारा चेंज करके पूछ रहे हैं ना। पहले आपकी बातों से ऐसा, एक मिनट, पहले आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आपने अपने विधायकों, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने शुरू से बोला है ये पैसा मेरे विधायकों का नहीं है, लेकिन ये पैसा किसका है ये इसकी जांच सीआईडी करे। जब जांच होगा तब आप भी बोलिएगा सत्य, मैं भी बोलूँगा। पहले मान के कुछ बयान देना और जनता के बीच में आक्रोश फैलाना, मैं नहीं समझता हूँ ये सही चीज़। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका मकसद ये था और इस पूरी मुहिम के पीछे का मकसद ये था कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि इस तरीके की जो प्रक्रिया चल रही है वो समाप्त हो और हेमंत सोरेन की सरकार आसानी से जो है निश्चित तौर पर। और मैंने अपने एफआईआर में ये भी लिखा है कि मेरे को उन्होंने किसका नाम लिया था, तो निश्चित तौर पर मैं यही चाहता हूँ, तो उसमें तो कोई गलत नहीं है अगर मैं ये चाहता हूँ तो। अच्छा, ये संजोग है या क्या था? मतलब ये तो इसको संजोग बोला जाए या प्रयोग बोला जाए कि आप जिस समय हेमंत बिस्वा से मिले प्रहलाद जोशी के साथ, और
ठीक कुछ दिन के बाद इरफान अंसारी मिल रहे हैं, राजेश कच्छप मिल रहे हैं, नमन बिक्सल कोंगाड़ी मिल रहे हैं, तो ये सबका आसपास मिलना मतलब क्या चल रहा है? अभी तो संजय जी, मैं बोला ना, ये जांच का विषय है। उसी समय मिले हैं कि उससे कुछ दिन पहले भी मिले हैं, ये तो जांच का विषय है ना। आज 20 जुलाई का बात आ गया, तो 20 जुलाई तो वो समय नहीं है, मैं तो 26-25 को मिला हूँ। तो 20 जुलाई का समय कैसे निर्धारित किया सीआईडी ने? बयान आया होगा ना। मेरे विधायक साथी लोग अंदर क्या बयान दे रहे हैं ये आपको भी नहीं मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन कार्रवाई सही जगह जारी है, ये आप भी महसूस कर सकते हैं, मैं भी महसूस कर सकता हूँ। तो अभी तो जांच का विषय है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, एक व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया था जिस समय बंगाल में इरफान कच्छप और कोंगाड़ी को जब बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसी रात आदित्य सिंह नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इससे आपकी मुलाकात हुई, इससे आपके साथ संपर्क किया इसने? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि हिरासत में लिया गया कि नहीं लिया गया, आपको मालूम है? खबरें थी हम लोगों को। तो मैं तो पुलिस के एफआईआर पे जाऊंगा ना। पुलिस ने कोई एफआईआर किया है कि? पुलिस एफआईआर कर दे मेरे पास, तब सबूत लेके आ जाइएगा। अब मैं बोल दूं गिरफ्तार किया गया था और बेचारे का छवि खराब हो जाए, एफआईआर बताइए ना, एफआईआर है क्या? मैंने हिरासत में लेने की बात कही। हिरासत में लेने के बाद कुछ तो रिकॉर्ड होगा कि क्यों छोड़ा गया उसको, अगर लिया गया तो क्यों लिया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ हम लोग को इस पे बात करना चाहिए। अच्छा, जब समय आएगा तब बात करेंगे। अच्छा, एक बात आप सुबह में बोले कि जो मीडिया जिस तरीके से हमको सवालों से घेर रहा है, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि मुझे हीरो बनाया जाएगा और आप ही लोग हीरो बनाएंगे, तो क्या ये माना? नहीं, मैंने क्या बोला मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला जिस तरीके से मेरा कल फोटो वायरल होने के बाद नेगेटिविटी का प्रचार मेरा शुरू हो गया था, अविनाश पांडे जी के बयान के बाद पॉजिटिविटी हो गया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया साथी सच दिखा रहे। मीडिया साथी को अगर मैं गलत पाया गया 10:30 बजे तो उन्होंने मुझे गलत दिखाया, फिर मीडिया साथी को मैं 1:30 बजे सही पाया गया तो उन्होंने मेरे को सही दिखाया। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ राजनीतिक जीवन में कब चीज़ें कहाँ करवट ले लें और क्या सत्य जो है सामने आ जाए, लेकिन सत्य को सामने आने में वक्त लगता है, हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं गलत हुआ तो शायद मेरे पिता मेरे को माफ़ नहीं कर रहे होंगे। मेरा एक और छोटा भाई है, वो भी संगठन में है, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। और पार्टी के लोग जहाँ तक मुझे जानते हैं, मेरे कार्यशैली से जानते हैं, उनको मालूम है कि अनूप सिंह पीठ पीछे बोलने वाला आदमी नहीं है। मैं सामने सामने बोलता हूँ। जो व्यक्ति मेरे को पसंद आते हैं उनके साथ जीवन भर खड़ा रहता हूँ और उनके सामने उनका ढांचा बन के खड़ा रहता हूँ। और जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आते हैं उनके सामने भी खड़ा रहता हूँ, छाती सीना चौड़ा करके। उनके पीठ पीछे मैं वार नहीं करता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही है, आप अपने पिता को याद करते हुए। 2-3 सवाल के बाद जो है हम बंद कर देंगे इस इंटरव्यू को। एक तो ये कि फुरकान अंसारी को लेकर के जिस तरीके से आपने एक बयान दिया, एक तो आपके पार्टी के वो बड़े नेता हैं, आज भी पार्टी में हैं। ये ठीक है कि उनके बेटे का नाम गलत तरीके से आ रहा है, जो विधायक हैं इरफान अंसारी। फुरकान अंसारी और राजेंद्र बाबू जो आपके पिताजी थे, उन दोनों का बड़ा अच्छा संबंध था, जो हम लोगों मीडिया में तो यही जानकारी थी कि अच्छे संबंध। आपको लगता है लाइफ में किसी भी पॉलिटिशियन का एक दूसरे से खराब संबंध नहीं होता? हर पॉलिटिशियन यही बोलता है कि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे वो कोई भी हो। कोई आज तक किसी पॉलिटिशियन को बोलते हुए सुने कि अरे उससे तो मेरा बहुत ख़राब संबंध है? लेकिन ठीक, मैं समझ गया आपका जवाब क्या है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि फुरकान अंसारी जी को लेकर के आपने दूसरे टोन में जो बातें कही और उनको दुखी? मैंने क्यों उनको दुखी किया? मैंने तो दुखी नहीं किया। मैंने तो बोला कि फुरकान अंसारी साहब अभिभावक हैं, संगठन से आए हुए व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। लेकिन एक घटना बताता हूँ आपको। घटना ये है कि कुछ साल पहले कांग्रेस ऑफिस में गोलीकांड हुआ था। मेरे गार्ड ने गोली चला दिया था, क्योंकि वहाँ से गोली चलाया गया पहले जो हमारे विरोध में थे, और बीके हरिप्रसाद जी और राजेंद्र बाबू की गाड़ी को और सुखदेव भगत जी की गाड़ी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था। लेकिन गोली मैंने नहीं चलाया था, गोली बॉडीगार्ड ने चलाया था। उसके बाद हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन डाला, सब चीज़ हुआ। लेकिन उस पूरे वाक़ये को देखेंगे ना
तो राजेंद्र बाबू मेरे साथ नहीं खड़े थे। राजेंद्र बाबू का बाइट भी होगा बहुत मीडिया के पास, हम लोग थे उस पूरे घटना। राजेंद्र बाबू ने बोला कि जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो। मैंने शायद यही बात को दोहराया है कि अगर मेरे पिता जीवित रहते और मैं इरफान अंसारी का रोल में रहता और इरफान अंसारी मेरे रोल में रहते तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं खड़ा होते। पार्टी के निर्देश, पार्टी के आदेश, पार्टी के प्रोटोकॉल के साथ खड़ा होता। मैंने बस ये बात बोली। लेकिन फुरकान साहब सीनियर व्यक्ति हैं, फुरकान साहब अभिभावक के पितातुल हैं। एक पिता को अपने बेटे का भी कैसे रक्षा हो, कैसे सम्मान हो, वो भी देखना है, वो कर रहे हैं। और मैं इसके लिए फुरकान साहब को दिल से सलाम करता हूँ कि आज एक व्यक्ति इतने सीनियर होने के बाद भी अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिला है। और अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है उससे इरफान अंसारी बाहर आ जाए। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी से आपका तो जुड़ाव रहा ही, आपके पिताजी के साथ साथ शिबू सोरेन की फैमिली के साथ आपका जुड़ाव रहा, अभी हेमंत सोरेन के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और आप जिस पांडे जी का जिक्र कर रहे थे वो दरअसल पांडे जी हैं, मनोज पांडे, जिनको आप मोबाइल पे देखते हैं। आप अविनाश पांडे के बारे में मत सोच लीजिएगा। तो क्या आपको कोई पुरस्कार मिलने जा रहा है? क्योंकि अगर आप ही के FIR के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई और अब उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है जैसा कि सरकार सोच रही थी, आप लोग सोच रहे थे, मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। सीधा सवाल है, ये सीधा सवाल मैं बताता हूँ। ये पार्टी का विषय है और ये सरकार की विषय है कि मंत्रिमंडल में किसे लिया जाता है। और हमारी जो पार्टी की मंत्रिमंडल की जो रचना होती है वो पार्टी आला कमान तय करती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी में मंत्रालय मिले या ना मिले मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे परिवार को पार्टी ने बहुत कुछ दिया और शायद मैं उसी राजेंद्र बाबू का बेटा हूं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में नहीं शामिल कराया गया, बल्कि ये भी जानते हुए कि राजेंद्र बाबू ने स्वयं लिख के दिया था कि मेरी स्थिति, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। तो पार्टी ने चुनाव भी लड़ा दिया, उसके बाद मंत्रालय भी नहीं दिया इतने सीनियर आदमी को। तो वो RPN सिंह जी का एक व्यक्तिगत जो राजेंद्र बाबू के साथ टशन था या फिर लड़ाई जिसको बोलते हैं या नहीं देखना चाहते थे, उसका RPN सिंह जी ने उस टाइम दुरुपयोग किया पावर का। और मेरे पिता को शायद RPN सिंह जी के चलते जान गंवानी पड़ी। अगर आज मेरे पिताजी को ह्यूमिलेट नहीं किया जाता तो शायद मेरे पिता आज जिस तरीके से चुनाव लड़ के आए, जीत के आए, अपने पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आए, 25,000 वोट से जीत के आए, चारों प्रखंड में लीड किए, शायद वो मंत्री बनते। तो मैं समझता हूँ कि अपने कार्य में बिजी रहते हुए और चीज़ों को और अच्छा करने से उनको एक ऊर्जा मिलती। और सीनियर मोस्ट थे, उनको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, जिसके चलते शायद मेरे पिता कोरोना काल में एक बंद कमरे में, एक बंद घर में घुट के वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मैं तो बोला भी हूँ पहले भी कि RPN सिंह वजह थे मेरे पिता की इस दुनिया में। और मैं तो बोलूँगा कि मैंने नहीं, इस बात को सबसे पहले इरफान अंसारी जी ने बोला कि आज राजेंद्र बाबू को अगर मंत्री बनाया जाता तो हमारे राजेंद्र बाबू हमारे साथ अभी 10 साल और रहते। तो जब मेरे पिता के जाने के बाद हम लोग कुछ नहीं किए तो मुझे आज बनाए या ना बनाए क्या फ़र्क पड़ता है। पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए थे, पार्टी के लिए अभी भी हैं, कर रहे हैं पार्टी का काम। जब इतने अच्छे रिश्ते थे, इरफान अंसारी का भी फिर से जिक्र किया आपने, अब जिस मुश्किल में इरफान अंसारी हैं और बाकी 2 विधायक हैं, उनको इस मुश्किल से बचाने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर उनको छोड़ दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर इरफान अंसारी जी के साथ मैं खड़ा हूँ, तमाम विधायकों के साथ खड़ा हूँ। और मेरा यकीन मानिए, इरफान अंसारी जी भी एक ख़ानदानी कांग्रेसी हैं। इरफान अंसारी जी CID को कोऑपरेट कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसीलिए तो CID का जो जांच है वो इतने दूर तक जा रहा है। इरफान अंसारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इरफान अंसारी जी भी पार्टी की लॉयल्टी दिखाते हुए काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कोऑपरेट करते तो शायद जांच इतने दूर तक नहीं जाता। तो जो गलत उनसे करवा रहे थे उन पे कार्रवाई होगी ना। इरफान अंसारी के साथ पार्टी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। ये एक आखिरी सवाल है, हालांकि पहले ही हमने बोला था कि आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल रहेगा। क्या जो भी बातचीत हो रही थी,
बीजेपी में जाने को लेकर के नहीं था, जो खबरें निकल करके आ रही है, क्या क्षेत्रीय पार्टी बनाने की बात हो रही थी कि पहले आप कांग्रेस से आप लोग निकलिए, क्षेत्रीय पार्टी बनाया जाए? बीजेपी वाले, आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे जीते हुए नेताओं को बीजेपी में लेने से मान जाते? और क्या बीजेपी वालों को विश्वास हो जाता है कि ये लोग आ ही रह रहे हैं? कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ कि क्या आइडियोलॉजी रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे विधायकों को प्रलोभन देके सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, जिसमें ये क्षेत्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं नाम आ रहा। इसलिए मैं आपको पहले भी बोला संजय भाई कि वेट करिए, बीजेपी का कुछ पलटवार आएगा तो मेरा जवाब आएगा, और जिस दिन मैं जवाब देने में फेल हो गया उस दिन शायद मैं राजनीतिक जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप अनूप सिंह जी को सुन रहे थे, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया होगा इस बातचीत का। आखिर में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप लोग अनूप सिंह को सुनिए और जो भी चीज़ें हो रही है झारखंड की राजनीति में उसको समझिए और उसके बाद तय कीजिए कि अनूप सिंह किस मोड़ पे खड़े हैं और आगे क्या होने वाला है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in